नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो इन चंद घंटों में बहुत घटनाक्रम जो है बहुत बड़े पैमाने पर बदल गया है। ट्रंप जहाँ पर ये कहते हुए नज़र आ रहे थे, अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पूरे ईरान की एयर स्पेस पर उनका कब्ज़ा है, आयतुल्लाह ख़ामनेई की के कत्ल तक की बात की जा रही थी। वही ट्रंप अब प्लीज़ ईरान कहते हुए नज़र आए, वही ट्रंप गॉड ब्लेस ईरान कहते हुए नजर आए। और अब हालत तो ये हो गई है कि ईरान के आगे इतना डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो अब इजराइल को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उनका जो सोशल ट्रूथ है उस पर उन्होंने लिखा है और फिर उसको ट्वीट उन्होंने किया है, जिसमें वो कहते हुए नजर वो एक तरह से इजराइल को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि इजराइल को सीधे तौर पर ये चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान पर हमले बंद करें और अपने पायलट्स को फौरन वापस बुलाएं। ये उन्होंने ट्वीट किया है, ये उन्होंने सोशल पर लिखा है और उसके बाद उन्होंने ये बाकायदा तौर पर इजराइल को एक तरह से चेतावनी दी है कि बस हो गया, ये सीज फायर का उल्लंघन ना किया जाए, अपने पायलट्स को फौरन वापस बुलाया जाए। और ये वो पब्लिकली ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि चीजें कितनी और किस हद तक इन 12 दिन में बदल गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को सीधी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान पर हमले बंद करो और अपने पायलट्स को वापस बुलाओ। और ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब सीज फायर का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि दोनों पार्टीज इस पर अग्री होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिर वही बात कि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसकी कही गई किसी भी बात पर, और नेतन्याहू एक ऐसे नेता हैं जिनके जरिए कही गई किसी भी बात का पर यकीन नहीं किया जा सकता है। जब जब सीज फायर का ऐलान हुआ है तब तब नेतन्याहू ने उसका उल्लंघन किया है और अब तक 78 बार से ज्यादा वो सीज फायर का अलग अलग मौकों पर उल्लंघन कर चुके हैं। तो एक ऐसे नेता पर जो इतने बड़े पैमाने पर उल्लंघन करता रहा हो, जिसके धोखा देने की जिसकी आदत रही हो, धोखा देके हमला करने की जिसकी आदत रही हो, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, ईरान जैसा मुल्क हर कदम फूक फूक कर रख रहा है। ईरान जैसे मुल्क ने दुनिया को ये बता दिया है कि जो अपने आप को सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर कहते थे, जो दुनिया को के सामने अपने आप को दादा और गुंडा एक तरह से साबित कर रहे थे, उनको ईरान ने ये बता दिया है कि एक मुल्क अगर अपनी पूरी सलाहियतों के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ उतरता है तो कैसे ये सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर्स भी जो हैं वो मिमियाने लगती हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। 12 दिन की इस जंग में आप ये देखें कि इजराइल और अमेरिका की क्या हालत हो गई है। पहले अमेरिका फेस सेविंग के लिए जो जो न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की, उन पर हमला करता है, दुनिया को ये बताने के लिए या इजराइल को ये बताने के लिए कि देखिए हम आपके साथ आ गए हैं। और वो फेस सेविंग ही थी जिसमें जो बड़े बड़े दावे किए गए उन सब की पोल खुल गई। ईरान का कोई इस तरह से नुकसान ही नहीं हुआ। ईरान ने उससे पहले ही अपने तमाम सामान वहां से हटा लिए थे। लेकिन ईरान नहीं थमा। ईरान ने जिस तरह से लगातार इजराइल के ऊपर हमले किए हैं और सीज फायर के का जब ऐलान किया गया डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से, उसके बाद भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि उसने सीधे तौर पर बता दिया कि हमारा जो ईरान जैसा मुल्क है वहां के लोग सरेंडर नहीं करते हैं। और साफ तौर पर ये भी कहा गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया तो सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने अभी इस पर हम अग्री नहीं हुए हैं। और ये उसके साथ ये भी कहा गया, जैसे शुरू से वो कह रहे हैं कि शुरुआत आपने की थी और आखिर हम करेंगे इसका, यानी कि खात्मा हम करेंगे इसका। और आखिरी मिसाइलें भी जो हैं वो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर दागी गई, जिसमें भारी नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 8 के करीब उसके सैनिक हैं जो लास्ट जो स्ट्राइक की है ईरान ने उसमें मारे गए हैं। तो ये साफ हो गया है कि इस पूरे अगर जंग की हम बात करें और एक मिनट के लिए ये मान लें कि ये अगर ये सीज फायर हो गया है या ये हॉल्ट है या फिर एक पॉज है, तो सीधे तौर पर इसमें ईरान की जीत है, क्योंकि ईरान ने अकेले अपने दम पर दुनिया की सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर्स को घुटनों पर ला दिया और ये बता दिया कि अगर आप अपनी विल पावर के साथ खड़े होते हैं, अगर आप अपने आप को इस काबिल बनाते हैं, तो दुनिया की वर्ल्ड पावर्स भी कैसे एक तरह से नतमस्तक होती हुई और घुटनों पर आती हुई नजर आती हैं। ये साफ तौर पर दिखा जब इसकी शुरुआत हुई थी।
इस जंग की, तो आपको याद होगा दुनिया को ये लग रहा था कि भाई ये तो इज़राइल है, ये तो अमेरिका है, इनको हराया नहीं जा सकता है, इनको घुटनों पर नहीं लाया जा सकता है, न जाने ईरान कितने दिन टिक पाएगा, क्या कर पाएगा। तो उसको कितना हल्का जो है वो ईरान को आंका जा रहा था। और जब अब 12 दिन के बाद जब ये कहा जा रहा है कि शायद अब सीज़ फायर हो गया है, तो अब आप ये देखिए कि परिस्थितियां पूरी दुनिया की कैसे बदल गई हैं। अब इससे आगे अब आप ये देखेंगे कि दुनिया की जो विदेश नीति है, जो तमाम मुल्कों की विदेश नीतियां हैं, वो भी अब आपको बदलती हुई नजर आएंगी। ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जो पावर का सेंटर है, वो पूरा आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और नजर आएगा आपको। ईरान ने ये करके दिखाया है। जो इज़राइल लगातार एक तरह से मिडिल ईस्ट में पूरी अपनी हेजुमनी स्थापित करना चाहता था, वो उसका सपना जो है पूरी तरीके से फिलहाल के लिए चकनाचूर हो गया है। कुछ सवाल है अब यहाँ पर कि क्या ये अब मान लिया जाए कि ये एक परमानेंट सीज फायर है, या फिर ये मान लिया जाए कि ये एक सिर्फ पॉज है, एक हॉल्ट है। और क्योंकि ईरान जिस तरह से हमले कर रहा था उसकी ताप वो नहीं ला पा रहे थे, और यही वजह है कि उन्हें एक तरह से पॉज या फिर सीज फायर के लिए ईरान के सामने घुटने टेकने पड़े। क्योंकि 2 दिन से लगातार ये खबरें चल रही थी कि इजराइल लगातार ईरान को ये मैसेज भिजवा रहा है कि वो इस संघर्ष को विराम देना चाहता है, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अभी सब्र रखिए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और फिर उसके बाद रशिया में जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के। उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं कुछ ही घंटों में, जब ईरान ने अटैक किया अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने थे, जो बेस थे उन पर, और उसके बाद अमेरिका का ये कहना कि वो बदले की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और फिर सीज फायर का ऐलान। इस सबको कैसे देखा जाए, किस तरह से देखा जाए? क्या अभी खेल बाकी है, या ये कहा जाए कि ये जंग जो है वो खत्म हो गई है? क्या इजराइल जैसे मुल्क पर यकीन किया जा सकता है जिसने धोखे से ईरान पर हमला किया? क्या अमेरिका पर यकीन किया जा सकता है जिसने धोखे से ईरान के ऊपर हमला किया? ये तमाम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं, और इस सब में ये भी जानना जरूरी है कि भारत कहां खड़ा है, उसकी विदेश नीति कहां खड़ी है, वो किस तरफ है। क्या उसकी विदेश नीति में किसी तरह का कोई बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा इस शिफ्ट के बाद, जहां ईरान ने अपने इस दबदबे को दुनिया के सामने कायम किया है और ये बता दिया है कि जो आप अपने आप को दुनिया का गुंडा या दुनिया का दादा आप समझते थे कि आप जो कहेंगे दुनिया वही करेगी, वो पूरा का पूरा सिनेरियो जो है इस 12 दिन में पलट गया है। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि अब तक ये कहा जा सकता है कि ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। चलिए मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी और कोई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। 3 मेहमानों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ पुष्पेन चौधरी जी हैं जो कि पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसान नेता हैं, विदेश मामलों पर इन सब पर उनकी गहरी पकड़ है और इस पर वो तमाम तरह के अपने एक्सपर्ट कमेंट्स भी रखते रहे हैं। पुष्पेन जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अमरेश मिश्रा जी हैं जो कि मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं और इन तमाम इश्यूज पर उनसे बेहतर कोई राय नहीं रखता है। उनके पास जिस तरह की समझ और सलाहियत है वो शायद ही किसी के पास है अभी फिलहाल। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। मेरे साथ सीधे ईरान क़ुम से मेरे साथ सूरत वाला साहब जुड़ गए हैं, मोहम्मद हुसैन सूरत वाला साहब, और वो लगातार आप 2 दिन से मेरे कार्यक्रम में उनको देख रहे हैं। ईरान में क्या कुछ चल रहा है, इसको किस तरह से लिया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं, उनसे हम वो समझेंगे। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है सूरत वाला साहब। शुरुआत में अमरीश जी आपसे करना चाहूंगी, ये सब कुछ जो अभी हुआ है चंद घंटों में, जो दुनिया की तस्वीर बदली है, इसको किस तरह से देखा जाए? और सबसे पहले मैं कमेंट चाहूंगी आपका, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोशल पे लिखा है और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद है कि इजराइल को एक तरह से उन्होंने सीधी चेतावनी धमकी दी है और कहा है कि ईरान पर अपने हमले बंद करें और अपने पायलट्स को फौरन वापस बुलाएं, और ये पब्लिकली वो लिख रहे हैं। इसका क्या क्या मायने, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीज फायर है ये वक्ती तौर पे है, इस पे मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए क्योंकि इजराइल की जो मोसाद, और आपको एक बताएं, एक खबर भी चल रही है कि मोसाद के जो चीफ है डेविड बार्निया,
संभवतः वो जो 17 जून को जो ईरान ने हर्जिलिया में मोसाद हेडक्वार्टर की बॉम्बिंग की थी, उसमें शायद वो मारे गए हैं, क्योंकि उसके 17 को वो घायल हुए थे, फिर 20 तारीख को उनकी मृत्यु की खबर है, अभी कंफर्म नहीं। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि नेतन्याहू 24 घंटे मोसाद को उसने लगाया हुआ है और भी फोर्सेस को लगाया हुआ है। वो नहीं रुकेगा, वो उसका निशाना खामनेई साहब हैं और वो किसी भी तरह से ईरान को ध्वस्त करना चाहता है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ईरान इस बारे में अच्छी तरह जानता है कि ये केवल एक पॉज है, और पॉज भी कायदे का नहीं, क्योंकि देखिए अभी ही से इजराइल ने शुरू कर दिए खुराफात, जबकि स्मोत्रिच और बाकी नेता कह रहे हैं कि अब हम गाजा पे केंद्रित करेंगे और हमास को खत्म करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि नेतन्याहू इस बात को जानता है कि ईरान ही लीडर है और ईरान इस पूरे संघर्ष में वो ज्यादा मजबूती से उभरा है। इजराइल नीचे गया है और ईरान ऊपर उठा है। ये पूरा मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया की राजनीति में स्थापित हो चुका है। और अरब मुल्क जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, शुरू में जो भी कंडेम वगैरह किया, उसके बाद एक स्टेटमेंट किसी का नहीं आया। एक तरह से उन्होंने, बल्कि कतार का स्टेटमेंट उसके बाद आया कि सारे समस्या की जड़ गाजा है, तो इजराइल पे ही डाल दिया उन्होंने कि गाजा का मामला इजराइल को हल करना चाहिए बातचीत के माध्यम से, जो हमास से दोहा में चल रही है और गाहे बगाहे चलती रहती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, नेतन्याहू को किसी चीज, वो उसको केवल ईरान को डिस्टेबलाइज करना है, वो नहीं रुकेगा, वो फिर कुछ ना कुछ करेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक ये रहेगा और ये लड़ाई कभी भी फिर से छिड़ सकती है। दूसरी बात आपको बताएं बुशरा जी, कि जो आंकड़े अभी इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पब्लिश किए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से 12 दिनों में ईरान के साथ युद्ध में, केवल ईरान के साथ युद्ध में 12 दिनों में 28 इजरायली मारे गए हैं, 3238 घायल है, और जिसमें 200 से ऊपर गंभीर रूप से घायल है। 3238 घायल, ये उन्होंने खुद एडमिट किया, और 28 मारे गए। तो अब आप सोचिए कि रियल फिगर क्या होगी। कम से कम घायलों की तो आप डबल कर लीजिए या 5000 कर लीजिए, और मृतकों की भी आप 50 से ऊपर कर लीजिए। तो ये जो पूरी एक ये इतना बड़ा नुकसान इजराइल का मैंने नहीं देखा है। हमास ने एक लंबे समय में उनको 18-19 महीनों के लंबे 7 अक्टूबर 2023 को, ये बात सही है, 10,000 से ऊपर इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। उसके साथ अगर कुछ सिविलियंस भी मारे गए हैं, और सैनिकों में भी कम से कम, इजराइल तो एडमिट करता है कि नहीं हमारे 856 या कुछ सैनिक मारे गए हैं, लेकिन एक्चुअल फिगर 1600 से 2000 है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। और इसमें हिजबुल्लाह के साथ जो मारे गए वो उनको काउंट नहीं किया जा रहा। लेकिन आप सोचिए 12 दिन में 28 इजरायली मारे गए और 3238 घायल। अब उसके बाद दूसरी बात कि जो जिन मिसाइल्स का जो इजराइल ने एनालिसिस किए, उन्होंने कहा है कि स्पेशली जो बेरशिबा में जो आखिरी मिसाइल गिरी है, और जो सीज फायर की बात, क्योंकि ईरान से देखिए, ईरान भी उसी चीज को उसने भी, जो जैसे इजराइल है, जैसे सीज फायर होता है उसके तुरंत बाद हमला करता है। लेबनान में उसने यही किया, आज तक हमला कर रहा है। 27 नवंबर 2024 को सीज फायर हुआ था, आज उसने फिर हमला किया है। और इतने वायलेशन हो गए हैं कि अब लोगों ने गिनना बंद कर दिया, मतलब 5000 10,000 पता नहीं कितने वायलेशन हो चुके, 5000 तो काउंटेड है। तो इजराइल ने देखिए ये पूरी एनालिसिस की कि जो ईरान ने आखिरी वीर शिवा में जो मारा, जिसमें 8 लोग मारे गए, उसमें वो जो है करीब 2000 किलोग्राम का पेलोड लिए हुए थी, और वो वाकई सेजिल थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है सेजिल या उसकी कोई वैरायटी। नाम में देखिए वो नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये वही मिसाइल थी जो करीब 18,000 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। साउंड के कम से कम मतलब 15 मैक 17 मैक की स्पीड से चलती है, जो ध्वनि की जो गति है उससे 15 गुना 18 गुना ज्यादा। तो ये जो मिसाइल है, ये इस तरह की चीजें ईरान ने दिखा दी है कि हमारे पास क्या है। तो इजराइल को डरना चाहिए, इजराइल का एक बड़ा जो रूलिंग इलीट है वो डर रहा है। अभी यार लैपिड है ऑपोजिशन लीडर, यार गोलेन है, ऐसे तमाम लोग हैं, लीबरमैन है, जो इस बात को कह रहे हैं कि हम लोगों को एक बड़ी इसमें पिटाई हुई है और इसको हमें अब केंद्रित करना चाहिए कि गाजा में युद्ध समाप्त किया जाए। लेकिन नेतन्याहू एक अलग चीज है भाई, वो
वो देखिए वो फिर से कुछ ना कुछ करेगा 100%। और वो इस बार हो सकता है यमन में कुछ कर दे, हो सकता है कहीं कुछ कर दे, या हो सकता है ईरान में उसकी दूसरी प्लॉटिंग शुरू होगी कि भाई मोसाद के एजेंट्स को हमने यहाँ वहां रखा है, वो पूरा एक दूसरा प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी पे काम कर रहे होंगे। तो ये अभी कुछ नहीं रुका है। जब तक गाजा का मामला हल नहीं हो जाता, गाजा को, फिलिस्तीन को आजादी नहीं मिल जाती, या इसराइल पूरी तरह से वहां विड्रॉ नहीं करके सरेंडर नहीं करता है, तब तक मसला हल होने वाला नहीं। जी, ये मेरे ओपिनियन। ओके, ओके, ठीक है। पुष्पेन जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक क्विक कमेंट मैं लेना चाहूंगी, ताज़ा हालात, ताकि मैं पता कर सकूं ईरान के क्या है फिलहाल। जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है, सूरत वाला साहब, ईरान में किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं? क्या रिएक्शंस हैं? क्या यकीन कर पा रहे हैं लोग? क्या अग्रीमेंट हो गया है? क्या सीज फायर की शर्तें पब्लिक हो गई हैं? क्योंकि सीज फायर तो इन शर्तों के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कह दिया सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड इट्स डन। उसकी कुछ शर्तें हुई होंगी, तो क्या वो पब्लिक हो गई हैं? क्या पता चल पाया कि किन शर्तों पे? और क्या हम मान लें कि ये सीज फायर हो गया है, या फिर अभी हम कहें कि अभी तो और बहुत कुछ होना बाकी है, ये सिर्फ एक पॉज की तरह है? क्या ईरान के लोग अमेरिका और इसराइल के जरिए जो बातें कही जा रही है उस पर क्या यकीन कर पा रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी किया है, जिस बयान के अंदर उनके क्लियर वर्ड्स ये हैं कि एक तरफा पॉज किया है इसराइल ने। उन्होंने ये बयान किया है अपने बयान में, राइटिंग में जो चीज पहला ड्राफ्ट ईरान की तरफ से आया है, एक तरफा पॉज है जो इसराइल ने किया है, हमने अभी पॉज को भी नहीं माना है। दूसरा पॉइंट, ईरान के आईआरजीसी के खातमुल अंबिया नाम के विंग के स्पोक पर्सन, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 7:30 बजे उसने पॉज का जो ऐलान भी किया था इसराइल ने एक तरफा, 9 बजे तक के उसने उसका उल्लंघन किया है, उसके ऊपर अमल नहीं किया है। तो 9 बजे तक के जो उल्लंघन हो रहा था उसका बदला लेने का भी अब हमको हक है, और हम उसका कड़ा बदला लेंगे। मिश्रा जी ने जिस हमले की तरफ आज इशारा किया है वो 7:30 बजे आखिरी हमला ईरान ने किया था, लेकिन उसके बाद 9 बजे तक के इसराइल की तरफ से उल्लंघन होता जा रहा था। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने कहा है। तीसरा, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्वीट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्वीट भी ये बता रहा है कि इसराइली एयरक्राफ्ट ईरान, जिसको उन्होंने रोका है। तो ये 3 पॉइंट के साथ में, एक सिक्योरिटी, इनकी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, दूसरा आईआरजीसी के स्पोक पर्सन, और तीसरा खुद अमेरिका का ये ट्वीट बता रहा है प्रेसिडेंट का कि उन्होंने वो जो एक तरफा पॉज भी किया था उसको भी उन्होंने पूरी तरह से निभाया नहीं है। और आपने भी और मिश्रा जी ने भी बिल्कुल सही कहा है कि इसराइल जरा भी भरोसे के काबिल नहीं है। जी जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ कुछ और पॉइंट्स के साथ। पुष्पेन जी, आपका ओपनिंग रिमार्क, आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्या अब ये हम माने कि जो एक दुनिया का अपने आप को एक दादा समझते थे कि वो किसी को भी झुका सकते हैं, हम आएंगे, सामने आएंगे और कह देंगे सीज फायर, और बस सब पॉज हो जाएगा, वो तमाम सिनेरियो जो है इन 12 दिनों में पूरी तरीके से बदल गया है। दुनिया को ये पता चल गया है कि ये सो कॉल्ड जो वर्ल्ड पावर्स हैं, इनको कैसे झुकाया जा सकता है। अगर एक मुल्क अगर दृढ़ता से लड़ता है और अपने आप को इस काबिल बनाता है, उसके लिए तैयार करता है, तो कैसे इनको भी झुकाया जा सकता है। एक बड़ा मैसेज ये दिया है ईरान ने, क्योंकि लोगों को लगता था कि इसराइल और अमेरिका तो ऐसे, इन्हें तो हराया ही नहीं जा सकता है, लेकिन कैसे वो घुटनों पर आए हैं ये खुद उन्होंने ही प्रूव किया है। देखिए गुजरा जी, कल रात को जो हमले ईरान ने अमेरिकन बेसिस पे किए, उसके बाद ईरान का इतना ज्यादा ग्राफ, कम से कम अगर भारत के दृष्टिकोण से देखूं, और भारत में जो लोग सोशल मीडिया बाकी सब चीजों को देख रहे थे या उस पर लिख रहे थे, उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ। और लोग इस चीज को कंपेयर करने के लिए मजबूर हुए कि एक हमारा देश था, या हमारा देश भी नहीं कहना चाहिए, हमारा कायर प्रधानमंत्री था, जिसको केवल एक टेलीफोन कर दिया गया कि साहब आप सीज फायर कर दे, तो इन्होंने सीज फायर कर लिया, जबकि सेना हमारी एडवांटेज में थी। हमने पाकिस्तान के ऊपर बड़े हमले करके अपनी बढ़त बना ली थी, और हम उसको किसी कंक्लूजन तक ले जा सकते थे। उसके बरक्स
ईरान ने जो है अमेरिका जैसे सुपर पावर को, जो न्यूक्लियर पावर को, और उसके साथ साथ इजराइल जैसी बड़ी शक्ति जो है और न्यूक्लियर शक्ति भी है, उन दोनों की परवाह किए बगैर उसके बेसिस पर ही अटैक कर दिया। और उसने ये भी साबित कर दिया, एक मानवीय चेहरा भी ईरान का गया है इसमें, अगर ईरान चाहता तो बिना बताए अटैक करता और वहां 1-1.5 हजार सैनिकों को मारने की स्थिति भी बन सकती थी अमेरिका के, अगर वो एकदम जो है, क्योंकि वहां पे 50-60 हजार के आसपास अलग अलग बेसिस पर अलग अलग देशों में जो है इनके सैनिक है, और वो कोई पहाड़ के नीचे नहीं छुपे हुए हैं। और जब सुपरसोनिक मिसाइलें 5-6 मिनट में इजराइल पहुंचती है तो यहाँ तो जो है कुछ सेकंडों में ही पहुंच जाती, और उनको रोकने की क्षमता इनकी शायद ना होती, या इतने बड़े पैमाने पर वो अटैक करता कि कुछ लोग मारे जाते। और अमेरिका बॉडी बैग से बहुत घबराता है। जब से उन्होंने अटैक किया है अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स के माध्यम से बंकर बस्टर बम्स डाले थे, तब से बड़ा विरोध जो है अमेरिका में भी हुआ था। तो इससे ये जाहिर हो गया कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही कमजोर किस्म के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सैनिकों पे सरेंडर कर दिया, जबकि हम न्यूक्लियर पावर है और एक नॉन न्यूक्लियर पावर ईरान ने मजबूती दिखाते हुए और अमेरिका तक को चैलेंज कर दिया, और चैलेंज ही नहीं कर दिया, उसके असेट्स के ऊपर हमला कर दिया, उसके बेसिस के ऊपर हमला कर दिया, और वो चाहता तो बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता था। और आज तक जितना मुझे याद है, बाकी यहाँ पर अमरीश जी बैठे हैं और हमारे सूरत वाला जी बैठे हैं, बता देंगे कि सन 47-48 के बाद डायरेक्टली अमेरिकन बेसिस के ऊपर बिना युद्ध के जो है इस तरीके की घटना जो है किसी ने नहीं की है, हिम्मत इतनी नहीं की है जिस तरीके से ईरान ने करके दिखाती है। तो ईरान ने कहीं ना कहीं पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि मैं जो है अपनी देश की प्रभुता के लिए, और जो कुर्बानी देने वाली कौम है वो चाहे उसके पास न्यूक्लियर पावर क्यों ना हो, वो न्यूक्लियर पावर से डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं, अन्याय के खिलाफ झुकेगी नहीं। तो ये बहुत बड़ा संदेश गया है। और इसके साथ साथ जो इससे एक दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर ईरान के गए थे रशिया से, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी ठोस एश्योरेंस वहां से भी उनको मिली मदद की, जिसके बलबूते पर इन्होंने और ज्यादा जो है तगड़े तरीके से हमला किया। और इसका जो फ्यूचर भी मैं देख पा रहा हूँ ये है कि रशिया भी ये नहीं चाहेगा कि ये जो नया फ्रंट खुला है ईरान वर्सेस इजराइल प्लस अमेरिका, ये फ्रंट जो है खत्म नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए, ताकि रशिया को भी मदद मिलती रहे वहां से, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वहां एक तरफा टेंशन उस तरफ नहीं जाएगी और इनका ध्यान इधर बटेगा, हथियार इधर देने पड़ेंगे। तीसरा मैं ये देख रहा हूँ, ये जो सीज फायर दिया गया है ये एक तरफा जी डिक्लेरेशन जो की गई है वो डिक्लेरेशन के माध्यम से किया गया, ट्वीट के माध्यम से, लेकिन इसमें भरोसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सीज फायर के समय का प्रयोग अपने हथियारों को रिप्लेनिश करने में, अपनी जो उनकी डिजाइनें खत्म हो रही थी, हथियार गोला बारूद खत्म हो रहा था, उन सबको दोबारा करने में कर सकता है इजराइल। और इस वक्त इजराइल पड़ा हुआ है, और जब तक जो है गाजा का प्रश्न हल ना हो, फिलिस्तीन का प्रश्न हल ना हो, तो इस दबाव को फर्दर बनाना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर कुछ हमले जी वास्तव में अमेरिकन बेसिस पे कर दिए जाएं, और मैं नहीं चाहता कि किसी की भी जान जाए, लेकिन युद्ध है तो सैनिकों की जान जाएगी, तो हो सकता है दूर दबा करके अमेरिका क्षेत्र को भाग खड़ा हो, ऐसी स्थिति है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इस वक्त इतना प्रेशर है, जितना 36-37 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, वो एक और युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो जहां पर भी गया उसने बर्बादी की है, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तो सारे मिडिल ईस्ट को बर्बाद करके जो इन्होंने डाल दिया है, केवल तेल के चक्कर में, बिल्कुल सारा तेल का तेल है और इजराइल का तेल है। तो ईरान को अभी मौका है, वो कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर जो है अपना दबाव बनाए रखे। सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, ये दोबारा से हथियार मंगा रहे हैं, सीज फायर कह करके हथियार मंगा करके फिर भी उसी हरकत को करेंगे। जैसे वार्ता करते करते अमेरिका से वार्ता चल रही थी तो जो है इजराइल ने अटैक कर दिया, इधर ईयू में वार्ता चल रही थी ईरान की तो अमेरिका ने फिर अटैक कर दिया। और अमेरिका सैकड़ों अटैक पूरे विश्व में जगह जगह जो है पिछले 80 सालों में कर चुका है, ईरान ने किसी के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। तो ऐसी सूरत में एक तो ईरान ने क्लियर साबित कर दिया है कि मजबूती से खड़े रहो तो सुपर पावर भी जो है भाग जाएगी। और ये भी साबित हो गया है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ने कायराना
कायराना जो है सरेंडर किया है इस ठीक तरीके है। से, वो सरेंडर वाली बात ओके तमाम मीम्स के माध्यम से पूरे सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रही है। जी ओके फाइन फाइन, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन अमरीश जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सूरत वाला साहब जी ऐड करिए प्लीज। जी जी, मैं दो खबरें देना चाह रहा हूँ और सॉरी कि मैं अपने टर्न के बीच में नहीं आ नहीं, गया प्लीज हूँ। प्लीज पॉइंट ये है कि अभी जिस तरह से इन्होंने भी जिक्र किया है, कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट अभी दिया है कि कल रात में जिस वक्त अमेरिकन बेस के ऊपर ईरान ने हमला किया है, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के किंग से, कतर के किंग से बात की है और उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि ईरान के साथ सीज फायर के लिए हमारी तरफ से आप रिक्वेस्ट कीजिए। कतर के किंग ने फिर यहां पर रिक्वेस्ट किया है ईरान से, और ईरान ने उन, क्योंकि ईरान में और कतर में रिलेशन बहुत अच्छा है, पड़ोसी होने की वजह से भी, मुस्लिम दोस्त होने की वजह से भी, और इनमें भाईचारे के रिलेशन हैं। साथ साथ में इस बात को भी नजर में रखना होगा कि जब ब्लॉकेट किया गया था 2017 में कतर का, इजिप्ट के जरिए से, सऊदी अरब, बहरीन और इन कंट्रीज के जरिए से, तो उस वक्त जो कंट्री कतर के साथ खड़ी थी वो सिर्फ ईरान था। तो जब उनका फोन आया है तो इन लोगों ने ये कहते हुए कि हम अपनी कुछ कंडीशंस के साथ में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो हमला अपनी तरफ से रोकता है इसराइल, तो हमें भी जंग आगे बढ़ाने में कोई शौक नहीं है, क्योंकि ईरान ने हमेशा ये बताया है कि उसे कभी जंग का शौक नहीं है। तो रात में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये ट्वीट भी कर दिया था कि अगर उनकी तरफ से हमले रोके जाते हैं तो हम भी रोकने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हतमी फैसला और फाइनल डिसीजन हम कुछ टाइम के बाद ऐलान करेंगे। लेकिन अभी दूसरी खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं इसके साथ में वो ये कि अभी ये पता चला है कि ईरान के दो शहरों में, जिसमें से एक तेहरान है और एक बाबुल सर है, उसके ऊपर फिर इसराइल ने अभी हमला किया है बस कुछ मिनट पहले। यानी एक तरफा पॉज भी जो इसराइल ने कहा था अपनी तरफ से, और जो अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप ने भी ट्वीट किया था इसराइल को यह कहकर के हमले मत करो और अपने पायलट को वापस बुला लो, इसराइल ने फौरन ही उसका उल्लंघन कर दिया है। ईरान ने भी इससे पहले भी, एक घंटे पहले भी मैंने आपको बताया कि आईआरजीसी का एक बयान आया था, और इस हमले के बाद में अब इस ईरान का ये बयान और स्टैंड एकदम क्लियर है कि जो भी उसके ऊपर हमला किया जाएगा उसका बहुत कड़े तरीके से ईरान जवाब देगा। तो ये एक पॉइंट, यानी मुझे लगता है कि दो पॉइंट ऐड होना जरूरी था। तीसरा एक नुक्ता या पॉइंट जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसकी तरफ इशारा किया, 1940 के आसपास में पर्ल हार्बर के ऊपर जापान वालों ने हमला किया था अमेरिका के। उसके बाद से लेकर अब तक के तकरीबन 85 साल के करीब का जो फासला गुजरा है, 85 इयर्स, उसमें सिर्फ 2 मर्तबा एक ही कंट्री ने अमेरिका के ऊपर अमेरिका को बोलकर मारा है। यानी 85 साल में किसी दूसरी कंट्री का नाम हमें नहीं मिलता है कि एक कोई कंट्री हो जिसने अमेरिका के ऊपर हमला किया हो, और वो भी कहकर हमला किया हो। कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र मिलता है, मैं हर जगह नहीं, कुछ हो सकता है टेररिस्ट, लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी आजादी की लड़ाई की भी बात करते हैं, उन्होंने किया है हमला, वो अपनी जगह बाकी है। लेकिन कुछ कोई कंट्री ऐसी नहीं है अमेरिका को बोलकर मारा हो। ईरान ने 2 मर्तबा, एक कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद में ऐनुल असद के ऊपर जब इराक में हमला किया था, और उसके बाद फिर ट्रंप के जो थोड़ी कुछ दिन पहले तक के ये कह रहे थे कि हम सख्त बदला लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, हमले के बाद में न सिर्फ ये कि उन्होंने कोई बदला नहीं लिया ईरान से, बल्कि बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बैठकर उन्होंने एक ट्वीट करके ईरान का शुक्रिया भी अदा किया था कि C-130 जो फ्लाइट जो फौजियों को और उनकी फैमिलीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस फ्लाइट के अंदर चूंकि कुछ फौजियों की फैमिलीज बैठी थी, तो उन्होंने ईरान का उस वक्त शुक्रिया अदा किया था, ये कहकर के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ईरान ने सिविलियन को नहीं मारा है। कल रात में भी हमला होने से पहले तक के सब जानते हैं कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर या अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर या खुद ट्रंप, इन्होंने एक बार से ज्यादा ये कहा था कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम सख्त जवाब देंगे। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही हमला हुआ तो हमले के बाद फौरन एक और शुक्रिया का ट्वीट किया है उन्होंने। न सिर्फ एक जवाब नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने सीज फायर की भीख मांगा है, और ईरान ने चूंकि उनसे डायरेक्ट बात करने के लिए मना कर दिया था, तो उन्होंने बीच में वास्ता और मीडिएटर बनाया है कतर के किंग को। जी जी,
तो कतर के किंग को जो है वो मीडिएटर बनाया गया है। और जैसा हम कह रहे थे, अमरीश जी भी कह रहे थे और शुरू में मैंने भी कहा था कि इजराइल एक ऐसा कंट्री है, नेतन्याहू एक ऐसे नेता है जिन पर किसी भी कीमत पर यकीन किया ही नहीं जा सकता है। अमेरिका को भी ये पता है और अमेरिका के कंट्रोल में इजराइल नहीं है, बल्कि इजराइल अमेरिका को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, ये भी सबको पता है। और ये भी पता है कि एक तरह से जिस तरह से ज्यूज लॉबी का और नेतन्याहू का जो दबाव था, उस दबाव में वो हमले जो 3 न्यूक्लियर साइट पे किए गए अमेरिका की तरफ से, वो उस दबाव में किए गए। अमेरिका सीधे तौर पर नहीं शामिल होना चाहता था इसमें, और इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो फिर ये क्या ये माने अमरीश जी कि द गेम इज ऑन? जो मैंने ये थंबनेल में भी लिखा है कि सीजफायर नहीं बल्कि अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी खेल बाकी है। तो ये कहा जाए कि द गेम इज ऑन एंड, और फिर ये किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, गेम तो ऑन है और इसको इजराइल के जो तेवर हैं उनसे उसने जो भी कहा, और वो अब ये ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला खेल चलता रहता है। अब कौन बड़े मियाँ कौन छोटे मियाँ वो अलग बात है, लेकिन ये लोग, और गुड कॉप बैड कॉप, कि कभी जब नेतन्याहू बदमाशी करता है तो ये ट्रंप जो है वो अच्छा बन जाता है, जब ट्रंप बदमाशी करता है तो नेतन्याहू कुछ अपना गोलमोल शुरू कर देता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए, मैं मान ही नहीं सकता कि इजराइल और ईरान की वॉर खत्म हो जाएगी, इसलिए क्योंकि फंडामेंटल इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है गाजा का। वो फंडामेंटल इशू है। दूसरा फंडामेंटल इशू अमेरिका की प्रेजेंस वेस्ट एशिया में, और उसी से जुड़ा इराक का वजूद इसमें जड़ में भी ये भी है। अब ये चीजें मिली जुली, इजराइल का वजूद जब तक खत्म नहीं होगा, गाजा की समस्या हल नहीं होगी। वो दौर चला गया जब लोग सोचते थे कि 2 राज्य बन जाएंगे, एक फिलिस्तीन और एक इजराइल। इजराइल ने खुद ही उसको पारित करके ये करके उस पूरे उसको खत्म कर दिया। अब वो ऑप्शन है नहीं कि दूसरा राज्य एक फिलिस्तीन का राज्य बने। बाकी देशों ने कहा था, फ्रांस वगैरह ने, कि हम रिकग्नाइज करेंगे। अभी जून में ही कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, 17 जून को सऊदी अरब भी जाने वाला था। फ्रांस ने वायदा किया था कि हम फिलिस्तीनी राज्य को एक राज्य हम घोषित कर देंगे, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई, उसके पहले वॉर हो गई। और ये आप देखिए, तो इसलिए एक बिल्कुल क्लियर है कि जो वेस्ट है और जो यूएस है, जो यूएस और नेटो अलायंस है, या जो यूएस और नेटो फोर्सेस हैं, वो इजराइल के बिना, जब तक इजराइल का वजूद है तब तक वो कुछ भी करेंगी उसमें उनको इजराइल की सुननी पड़ेगी। इजराइल कुछ भी करेगा वो उनकी नहीं सुनेगा और उनको मानना पड़ेगा। अब आप देखिए, जब बातचीत चल रही थी 12-13 जून को, जो जिस तरह से नेतन्याहू ने हमला किया, और उसका ये था, ट्रंप को चलो हम बाद में बताएंगे, लेकिन एक बार जब रिजीम चेंज हो जाएगा, अब जैसे भाई हमारे माँ बाप जो है हमको मना करते हैं कि नहीं वहां जाके मारपीट मत करो, लेकिन एक बार जाके हमने अगर मार दिया और बिना माँ बाप को बताए मार ही दिया एक बार, तो माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप तो कहेंगे हाँ ठीक है चलो मार दिया। ये पूरी बात है। ये देखिए, एक जो सिचुएशन नेतन्याहू और इजराइल और यूएस में जो सिचुएशन है वो इस तरह की है, इसलिए नेतन्याहू बार बार कोशिश करेगा। अभी बता रहे हैं सूरत वाला जी की हमला किया है, वो हमला करता रहेगा और फिर ईरान रिटेलिएट करेगा, और ईरान रिटेलिएट करेगा, उसमें इजरायली मारे जाएंगे, फिर वो मारे जाएंगे, उसके बाद अमेरिका फिर कूदेगा। ये देखिए चलता रहेगा, ये नहीं खत्म होने वाला है। अगर कोई सोच रहा है कि कोई शांति आ गई है या कुछ आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जंग है, ये जंग चलती रहेगी। उधर हमास अपनी जंग लड़ रहा है, वो भी चलती रहेगी। तो इसलिए देखिए, अच्छा इसमें एक चीज और है कि जो रशिया चाइना का फैक्टर है, एक ये भी बात जो समझ में आ रही है गुप्त सोर्सेज द्वारा, कि रशिया ने ये कहा है कि देखो, हम न्यूक्लियर वेपन अगर आप चाहते हो तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा, अगर अगली बार ये युद्ध शुरू हुआ तो हम अपने कुछ बेड़े भेजेंगे। अगर ये देखिए बात बनती है कि कुछ बेड़े अगर अमेरिका के इस तरफ आते हैं, क्योंकि अमेरिका का डिप्लॉयमेंट नॉर्थ यूरोप में है, वो ब्लैक सी से लेके कैस्पियन सी, उस पूरे रीजन में। चाइना का भी डिप्लॉयमेंट साउथ चाइना सी में है, पैसिफिक में है। इधर जहां पर ईरान है, और ईरान के आगे वो पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन है, फिर मेडिटेरेनियन सी है। तो इस पूरे रीजन में अभी रशिया और चाइना का वैसा डिप्लॉयमेंट नहीं है। अमेरिका का डिप्लॉयमेंट है। अमेरिका का डिप्लॉयमेंट एक जिसको यमन ने पीछे कर दिया वो भी हम जानते हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका की शिप्स वहां पर बेड़े हैं बकायदा। तो अब रशिया अगर बेड़े भेज देगा, देखिए अगले फेज में यही होगा
रशिया अपने बेड़े भेजेगा। जब रशिया अपने बेड़े भेजेगा तो उसके बाद एक सीधे सीधे वॉर हो जाएगी। नेतन्याहू को इसमें कोई समस्या नहीं, नेतन्याहू तो अपनी कुर्सी के लिए भाड़ में जाए। अब ये अलग बात है कि नेतन्याहू को कोई टेक आउट करे, मतलब नेतन्याहू शुड बी टेकन आउट, कि उसका जो है खात्मा होना चाहिए। इस पे भी काम चल रहा है, इस पे भी काम चल रहा है कि नेतन्याहू को ज्यादा दिन रखना ये ना इजराइल के लिए अच्छा है। इजराइल के लिए तो खैर इजराइल का वजूद ही खत्म होने के कगार पे, ये ना वेस्ट एशिया के लिए अच्छा है, ना ये दुनिया के लिए अच्छा है। और इस चीज को अगर हो जाएगा तो फिर ईरान कह सकता है, या जो भी करेगा वो ये कह सकता है ये ट्रम्प से कि देखो अब तो हो गया। जैसे ही इजराइल कहता है कि हो गया, वैसे ही दूसरे लोग भी कहेंगे अब तो हो गया, अब बात खत्म, अब क्या। तो ये देखिए इस तरह की लड़ाई है, ये बहुत ही दांव पेच वाली, हथियारों की भी लड़ाई, दिमाग की लड़ाई, टेक्नोलॉजी की लड़ाई, सिस्टम्स की लड़ाई, पूरब और पश्चिम की लड़ाई कभी नहीं भूलना चाहिए। और भारत में जो लोगों को तमाचा लगा है, जो प्रधानमंत्री के समर्थकों को, उनके जो आइडियोलॉग्स हैं, ऐसा तमाचा लगा है कि जो ईरान को रन डाउन करते थे, आज ईरान ने दिखा दिया। कि एक चीज पूछा जिसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो सामरिक है, जो एक तरह से स्ट्रेटेजिकल, मतलब ये स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई है, वो ये है कि इस लड़ाई ने ये भी दिखा दिया कि बैलिस्टिक पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन न्यूक्लियर पावर। अभी तक दुनिया में क्या था कि आपके पास थल सेना मजबूत हो, ग्राउंड आपके पास आर्मी मजबूत है, और आपके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप बहुत बड़े पावरफुल देश हो। तीसरी बात एक आ गई इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में कि वायुसेना बहुत मजबूत है, तो उसमें भी आप बहुत बड़े पावरफुल हो गए। अब लेकिन ये जो पहली लड़ाई है जिसमें बैलिस्टिक पावर, ईरान सुपीरियर बैलिस्टिक पावर थी, ये कोई नहीं समझ रहा था। और थोड़ा सा भारत पाक युद्ध में दिखा था बैलिस्टिक मिसाइल्स की भूमिका, लेकिन वो समझ में नहीं आई क्योंकि बहुत जल्दी वो खत्म हो गया। अब यहां जो हमको एक 7-8 दिन में सस्टेन हमने देखा कि न्यूक्लियर पावर, खैर वो बहुत आगे की बात है, बैलिस्टिक पावर की जंग में इजराइल कमजोर पड़ गया। बैलिस्टिक पावर की जंग में जो जहां पर हाइपरसोनिक और ध्वनि की गति से कितना ज्यादा तेज आपके पास मिसाइल्स हैं, जहां ये काउंट करता है वहां पर ईरान स्कोर कर गया। और ये देखिए ये भी थल सेना की लड़ाई नहीं थी, वायुसेना बेकार हो गई। वायुसेना इजराइल के बेकार है, वो हवा में जाएगी तो वहां मारी जाएगी। तो वायुसेना तो केवल कमजोरों पे जुल्म कर सकती है, वो भी साफ हो गया। अमेरिका की भी वायुसेना बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। वो B-2 बॉम्बर 18 घंटे की फ्लाइट लेके वो तथाकथित ये ईरान आए, उन्होंने बॉम्बिंग की। मुझे तो पूरे नैरेटिव में होल्स लगते हैं कि वो 18 घंटे की फ्लाइट में उनको कभी भी मारा जा सकता था। तो ये देखिए बात यहाँ पर ये है कि ये भी एक बड़ी बात है, भारत इसमें बहुत ही ज्यादा 19 नहीं है, करीब मतलब 11 या 10 इसको नंबर मिलते हैं 20 में से बैलिस्टिक पावर के मामले में। इसके पास है ही नहीं बैलिस्टिक पावर। तो ये जो देखिए इस समय भी लड़ाई जारी है। ईरान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है मेरे नजर में। और उधर जो हमास का फ्रंट है, वो देखिए अब उसकी जो खबरें जो अभी दबी हुई थी वो अब आना शुरू हो जाएंगी और वीडियोज आना शुरू हो जाएंगी। इस बीच 13 तारीख से अभी तक हमास ने कितने मारे गाजा, ये भी आप देखिए सामने आए। जी जी बिल्कुल। पुष्पेन जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ आपके कमेंट्स के लिए, लेकिन एक सुरजेवाला जी, अभी मैं माफ कीजिएगा, सूरत वाला जी, मैं अभी देख रही थी कुछ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स भी मैं देख रही थी और जगहों पर भी मैं देख रही थी, तो ये कहा जा रहा है कि ईरान ने दरअसल ये चीजें स्टेज की हैं। उनके पास मिसाइल जो हैं वो अपनी खत्म हो रही थी, उनको भी अपने आप को और ज्यादा रिफ्यूल अपने आप को करना था, बहुत सारी चीजें उन्हें अपनी देखनी थी। तो पहले अमेरिका ने ईरान को बताया कि भाई हम यहाँ हमला करने जा रहे हैं, तो ईरान ने कहा ओके फाइन आप कर लीजिए, उससे पहले वहां से सामान हटा लिया गया। फिर ईरान ने अमेरिका को बताया कि आपके देखिए हम जो अलग अलग बेसेस हैं वहां पर हम हमला करेंगे, तो वहां पर आपने कतर में जो है वो हमला किया, और इस तरह से एक मिड रास्ता जो है अपनाया गया और बात जो है यहाँ पर खत्म हो गई। एक ये नैरेटिव दिया जा रहा है, लेकिन उसके फौरन बाद हम ये देखते हैं कि कैसे इजराइल जो है फिर से उसने हमला किया है। अब जाहिर सी बात है ईरान इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। इस सब जी को आप कैसे जी देख रहे हैं, जो इसके इर्द गिर्द जो पूरी बातें जो है वो कही जा रही हैं? जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी जी आवाज आ रही है? जी ठीक।
जी, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं और फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ रुचि रखते हैं और उनको कुछ समझ आता है, तरह के पढ़े लिखे लोग इस तरह की कोई चीज को, जिसको अभी आपने जिक्र है, वो लोग ऐसी कोई थोड़ा बात को जिक्र किया था कि अमेरिका के ऊपर पिछले 85 साल में 2 मरतबा एक कंट्री ने हमला किया है कहकर, और वो कंट्री सिर्फ और सिर्फ ईरान है। तो यहां पर 2-3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर ईरान ने अमेरिका को बोलकर भी मारा है कतर के अंदर, तो ये खबर तो आई नहीं है कि ईरान ने मारा, बल्कि ईरान जी लगता है कहा था। जरूरी भी है क्योंकि कतर ईरान का पड़ोसी है। कतर जी कहीं जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, ईरान ने कतर को मैसेज दे दिया था कि हम इस बेस को, कि जो आपकी जमीन के ऊपर है, हम इसको मारने वाले हैं। मैसेज के अंदर 3-4 कीवर्ड्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और आपके रिलेशन नेबरहुड की वजह से और की वजह से भाईचारगी वाले रिलेशन है। हम आपके साथ अपना कोई रिलेशन बिगाड़ना नहीं, और हम अब से ज्यादा मजबूत आपके साथ रिलेशन। ठीक है, सूरत वाला साहब का सिग्नल्स में कुछ हमला प्रॉब्लम है। हमने जो कहा था कि जी, आपके पास में लौट रही हूँ सूरत वाला साहब, आपके सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम है। अमरीश जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जो मैंने बात कही, फिर मैं पुष्पेन जी के पास आ रही हूँ। नहीं, आपने बुशरा जी एक बार रिपीट कर दीजिए जो लास्ट आपका कमेंट था। मैं कह रही थी कि लोगों का ये कहना है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जा रहा था कि देखिए बहुत सारी चीजें जो है वो स्टेज की गई हैं। ईरान के पास भी मिसाइल जो है वो खत्म हो रही थी, ये सब हो रहा था, उसको भी अपने आप को रिफ्यूल करना था। तो एक तरह से इन तमाम चीजों को सेट किया गया कि ठीक है, हमने आपको मारा, हम आपको कर लेते हैं, चलिए खत्म करते हैं इस बात को और कहानी खत्म। ओके, नहीं, इसमें देखिए ईरान ने साफ कहा था कली कह रहे था उसके पहले भी कि 2 साल की उसकी तैयारी, 2 साल की तैयारी। अब 2 साल तो एक बात होती है, मतलब उसकी तैयारी 5 साल भी हो सकती है, मतलब लंबी तैयारी। वो लंबी लड़ाई के लिए वो इजराइल के साथ एक लंबी लड़ाई करना चाहता है या वो उसके लिए तैयार है। अब जब ये उसने कह दिया कि हम तैयार हैं, हम 2 साल के लिए तैयार हैं, इजराइल ने कभी नहीं कहा कि हम 2 साल के लिए तैयार हैं। इजराइल ने हमेशा कहा कि नहीं, ये एक क्विक विक्ट्री होगी, हम लोग जाएंगे और वहां रिजीम चेंज कर देंगे, वहां पर हम न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके यही उसने बताया। इराक वॉर के समय भी नेतन्याहू ने बयान दिया था बहुत फेमस, जिसको अभी फिर से लोग जारी कर रहे हैं। उसने कहा था अमेरिका से, जाओगे इराक में तुरंत ये सद्दाम हुसैन मारा जाएगा, ये पकड़ा जाएगा, वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, वहां पर खत्म हो जाएगा तुरंत। और वहां अमेरिका ऐसा फंसा कि वो उसको सालों लग गए, उसमें हजारों अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, इराक में इंसर्जेंसी हुई, अल्टीमेटली आईसिस का इमरजेंस, अमेरिका ने आईसिस बनाया, उसके बाद ईरान को आके आईसिस को खत्म करना पड़ा। ये जो पूरी देखिए जो एक ट्रेजेक्ट्री है, वही वो अमेरिकन जानते हैं, लेकिन वो इतना जो एपेक लॉबी है, जो रॉथशाइल्ड हैं, जो बड़े बड़े मतलब जो जिसको इंटरनेशनल फाइनेंस इंपीरियलिज्म कहते हैं हम लोग, ये फाइनेंस की ताकतें, ये अगर ट्रंप नहीं करेगा तो वो डॉलर को गिरा देंगे। एक तरफ रशिया और चाइना डॉलर को गिराने की कुव्वत रखते हैं, और दूसरी तरफ ये जो लॉबी है, ये भी कुव्वत रखती है कि ये अपना जो इनका जो भारी मतलब अमेरिका की ट्रेजरी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। तो अब जो इस पूरी सिचुएशन में ट्रंप को वो बार बार जो प्रेशर डालते हैं वही ट्रंप करता है, चाहे ट्रंप जितना भी इधर उधर करने की कोशिश करे। अब वो ट्रंप की ऐसी कोई स्थिति बने कि वो डिसाइसिव एक लड़ाई यूएस लॉबी के साथ लड़ने के लिए उतर जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें यही दिख रहा है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो जरा इस बात पर जवाब दें कि ईरान ने कभी इस बात को कहा क्या कि उसका जो स्टॉक है वो कम हो रहा है, जबकि ईरान ने बार बार कहा कि उसका स्टॉक। अच्छा, अभी आप सोचिए कि जो पहाड़ों के नीचे जो ईरान के जो मिसाइल सिटीज है, क्या उनका इस्तेमाल हुआ? इसीलिए ईरान कह रहा है कि हमने अपनी कैपेसिटी की केवल 5% हमने यूटिलाइज किया।
ईरान में कितनी पहाड़ियों के अंदर मिसाइल सिटीज हैं, इसको इजराइल भी मैप नहीं कर पाया है, अमेरिका भी मैप नहीं कर पाया, खैर उनके बस की बात ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में कि उसको वो मैप कर सके। तो इसलिए देखिए, ये जो एक सारी चीजें हैं, ईरान पहाड़ियों का देश है, वहां पर जो जो उसने मान लीजिए 100 से ऊपर मिसाइल सिटीज है ईरान के पास, और बहुत सारी अंडरग्राउंड ऐसी जो जो ईरान हमास की इतनी कॉम्प्लिकेटेड टनल्स को एक तरह से स्पॉन्सर कर सकता है और ये कर सकता है। आज तक इजराइल इतना पास होते हुए हमास की टनल्स तक नहीं पहुंच पाया है, और हमास उसको हैरेस किया जा रहा है और अल्टीमेटली हराएगा इजराइल को टनल्स के ही बल पे। वो ईरान अपने यहाँ क्या टनल्स में क्या छुपाए हुए आपको पता है? आपको नहीं पता है। आप बेकार में बोल रहे हैं क्योंकि आप भारत को देखते हैं, और भारत एक पुरानी पावर हो गया है, भारत की मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, उसके लड़ने का तरीका ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया है, उसकी सोच जो है वो पुरानी हो गई है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल वही बात है कि वही बात है कि अपने घर में कुछ नहीं है और बाहर आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो वाली स्थिति है इन लोगों की। इसलिए इन लोगों की बात का तो बिल्कुल इसको सिरे से खारिज किया जाए। बिल्कुल। सूरत वाला साहब, अपनी बात को कंप्लीट करिए, ऐसा ना हो इससे पहले फिर सिग्नल चले जाएं। जी सॉरी, हाँ, यहाँ नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपका असल सवाल था कि बोलकर हमला किया है जिससे साठगांठ समझ में आती है। ईरान ने बोला था, लेकिन कतर को कहा था कि हम हमला करने वाले हैं। कतर को क्यों कहा था? कतर उनका नेबरहुड है, उनका पड़ोसी है, और कतर के साथ ईरान के रिलेशन भाईचारगी वाले रिलेशन है। वो उसने साथ साथ में ये बयान भी दिया था कि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे साथ आज तक के जो हमारे रिलेशन है, ये रिलेशन और मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर बेस है, इस बेस के जरिए से जो हम पर ऑपरेशन किया गया और हमारी साइट के ऊपर अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया है, उसको यहाँ से ऑपरेट किया गया था, तो अब हमको इससे बदला तो लेना होगा। तो कतर को कहा गया था, अमेरिका को नहीं कहा गया था। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात यह है कि पिछले 85 साल के अंदर दूसरी मर्तबा किसी कंट्री ने अमेरिका के ऊपर हमला किया है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी तरफ यहां पर आपके गेस्ट ने भी इशारा किया था, और बहुत अच्छा पॉइंट था उनका, कि ईरान वो कंट्री बना है कि सुबह के वक्त मंडे मॉर्निंग में उसने एक न्यूक्लियर पावर यानी इसराइल के ऊपर हमला किया था, जो बहुत बड़ा हमला था, और फिर रात में उसने दुनिया के सुपर पावर के ऊपर हमला किया है। और सुपर पावर भी जो अपने आप को इस एरिया का गुंडा समझता है और इस दुनिया में उसकी भाईगिरी टाइप की एक चीज चलती है, तो ये लोगों में साठगांठ खुद उनकी इमेज के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। ये साठगांठ की कोई बात नहीं है। ईरान ने कतर को कहा था और बहुत मजबूत हमला किया है। और साथ साथ में इस नुक्ते की तरफ, इस पॉइंट की तरफ भी तवज्जो बहुत जरूरी है कि अब तक के जिस तरह का माहौल बनाया गया था, वो ये था कि ईरान को हम हमला करने नहीं देंगे, जवाबी कार्रवाई हम पर नहीं करने देंगे। जितनी इनसे पॉसिबल धमकियां हो सकती थी, कोई ऐसी धमकी नहीं थी जो उन्होंने ईरान को नहीं दिया हो कि अगर तुम हमला कर दोगे तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। इवन कल दोपहर तक के तो ट्रंप ने रिजीम के चेंज करने का भी वर्ड यूज किया था, ये कह करके पॉलिटिकली ये सही नहीं है कि मैं कहूं, लेकिन उसने फिर भी इस बात को कहा। तो अब आप सोचिए कि जिस रिजीम के चेंज की बात कर रहा है वो, उसके साथ साठगांठ की तो कोई बात नहीं बनती है। कोई भी डिफेंस एक्सपर्ट दुनिया के हालात को समझता है, समझदार लोगों में से किसी ने इस तरह की बात को नहीं किया है जहां पर ये संकेत दिया जाए कि इन दोनों में कोई साठगांठ थी। आपकी आवाज चली गई है जी, शायद आपका माइक डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं आपके पास लौट रही हूँ। पुष्पेन जी, अब आप किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को बदलते हुए देख रहे हैं? अभी भी अब आपको लग रहा है कि ये तो सीज फायर का तो एक तरह से ये कोई ड्रामा किया गया था, या फिर ट्रम्प की बात को अब नेतन्याहू तो मान नहीं रहे हैं? तो क्या आपको लग रहा है कि सुबह की सीज फायर जो है वो दोपहर तक भी नहीं चल पाई, और अब ऐसा लग रहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया है तो जाहिर सी बात है ईरान फिर से उसका जवाब देगा, ईरान जवाब देगा, उसका अगर नुकसान बड़ा होता है तो फिर इजराइल करेगा। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये जंग जो है वो ऐसे तो नहीं थमने जा रही है। देखिए बुशरा जी, इसमें न केवल जो अमेरिका सुपर पावर स्टेटस बना करके पूरे विश्व में अपना रौब गाड़ता फिरता था, वो एक्सपोज हुआ है, बल्कि सीज फायर वाली जो बात उसकी है, वो भी उसकी क्रेडिबिलिटी वहां पे खराब हो गई है और खत्म हो गई है एक तरीके से कि भाई मैंने सीज फायर करा दिया, और उसके बाद सीज फायर वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ। शुरू में सुबह यहाँ पर खबरें आई कि ईरान की तरफ से हमला हुआ, बाद में खबरें आई कि इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा है। यानी कि अमेरिका जो अपने आप को चौधरी बना रहा था इस सारे जो है मिडिल ईस्ट में और विश्व में, उसकी कोई नहीं सुन रहा है, ना ही उसकी पावर को कोई मान रहा है कि उसकी पावर इतनी है कि वो हमें नुकसान पहुंचा दे। और इसमें एक विशेष चीज मैं ये भी बता दूं, जो खबरें आ रही है कि भाई ईरान के 1000 मरे, के 28-30 आदमी मरे, इससे दो चीजें पता लग रही है। नंबर एक, जो इजराइल है उसने सिविलियंस को टारगेट किया है विद इम्प्यूनिटी, बिना किसी जो है रोक टोक या बेशर्मी से। और ईरान ने इसमें मानवीय चेहरा दिखाते हुए वही टारगेट किए हैं जो जो है उनकी कैजुअलिटी इतनी ज्यादा ना हो। वरना कोई अंडरग्राउंड सिटीज में तो रहते नहीं है इजराइल। ये भी चाहता तो 2-4 बिल्डिंग ऐसी मार देता कि उनके भी 1000-1500 आदमी मर जाते। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने दिखाई है डिस्पाइट बीइंग नॉन न्यूक्लियर स्टेट। और ये भी चीज सारे विश्व में बार बार जा रही है कि एक आदमी न्यूक्लियर पावर है, उसका साथी बड़ा भाई भी न्यूक्लियर पावर है, और इसके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, एनपीटी का ये सिग्नेटरी है, आईएईए को ये अलाउ करता है, सारे नॉर्म के मानता है, वार्ता में ये जाता है, उसके बावजूद भी आप जो है जबरदस्ती जाकर के उसके ऊपर हमला कर रहे हैं एक पूरी। और जबकि वो बड़ा कंट्री है, और उसके बाद जब इसने जवाब दिया, उसके बाद जो इनकी सारी कलाई खुली है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये बात आ रही है कि साहब किसके हथियार खत्म हो रहे थे। देखिए बहुत क्लियर है कि पहले ये इनका जो इंटरसेप्ट करने का रेट था इजराइल का वो ज्यादा था। वो लगभग 90% जो बताया गया कि 90% इजराइलों को मार गिराते थे, उसके बाद वो 60% भी नहीं बचा। इसका मतलब रिप्लेनिश जो है वो नहीं कर पाया इजराइल। हथियार, गोला बारूद और मिसाइलें उसकी खत्म हो रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि हर युद्ध के बाद पावर सेंटर्स चेंज होते हैं। अमेरिका को कहीं ये भी डर था कि अगर ईरान ने ज्यादा लंबा युद्ध चला तो न केवल किरकिरी और जो है भारी विध्वंस इजराइल का होगा, बल्कि मेरी जो शक्ति बनी हुई है वो भी टेस्ट हो जाएगी कि मेरे पास कोई खास इतनी बड़ी शक्ति नहीं है जिसको कोई ना गिरा सके। और इस सारे युद्ध में, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो बाकी देश यूरोपियन कंट्रीज और ब्रिटेन वगैरह ताकत में थे, वहां पे पावर सेंटर अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो अब इनको ये लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ मुंह की खाई या मेरे 10-20-5 हजार आदमी मरे इस बेसिस पर जो रह रहे हैं, क्योंकि उसको छुपा तो देंगे नहीं रातों रात कहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से ताकत निकल जाए, मेरा विरोध घर पे हो जाए और अमेरिका, रशिया और ये सब जो कंट्रीज है वहां पर पावर शिफ्ट होती चली जाए। और अंतिम बात मैं कहूंगा, पावर कहीं शिफ्ट हो, लेकिन मोदी ने जितनी किरकिरी हमारे देश की करी है, हम कहीं नहीं है पूरे खेल में। ना हमारे से कोई वार्ता कर रहा है, ना हमारी कोई मदद मांग रहा है। केवल एक दिन इन्होंने कह दिया मैंने फोन किया था, उसमें कंडेम तो करते। कोई तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है, कल को चाइना हमारे ऊपर अटैक कर दे, कंडेम करने वाला कौन होगा? कोई कोई होगा आपके साथ खड़ा हुआ? अब इस युद्ध में तो कोई नहीं खड़ा हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर वाली बात है। लेकिन जब गलत को आप गलत नहीं कहेंगे, गाजा में 55-60 हजार लोगों को मार दिया और लाखों आदमी वहां पर जो है बच्चे और महिलाएं घायल है। अरे इस तरीके से देश चलते हैं क्या? इस तरीके पूरा मटिया मेट कर दिया उसको आपने। आप भोजन लेने के लिए फिलिस्तीनी अगर इकट्ठे हो जाते हैं गाजा में, तो आप जो है 100-150 को मारे बगैर उनको भोजन नहीं देते। रोज मार रहा है, रोज बम गिरा रहा है। वहां पर आपकी दादागिरी चल गई होगी, ईरान के साथ सामने आपकी दादागिरी नहीं चली, ना चलने वाली है। और इसी स्टैंड को मेरे ख्याल से तो कुछ और दिन तक ईरान को बनाए रखना चाहिए, जब तक ये कुल गाजा के विषय में कोई सख्त निर्णय यहाँ नहीं आ जाए। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। और एक जो आपने सबसे अच्छी बात आपने कही है कि हर बार जब भी ये जंग की जो स्थिति जो होती है या जंगें जो होती हैं जिसमें जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरा का पूरा एक पावर का जो सेंटर है वो शिफ्ट होता है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसकी सुगबुगाहट शुरू हुई है। इस लास्ट कमेंट सूरत वाला साहब कि वो सुगबुगाहट शुरू हुई है, कहीं ना कहीं लोग अब ये बात करने लगे हैं कि यूनिपोलर जो है अब वो पूरी दुनिया का निजाम जो है वो नजर आ रहा है। और ये भी नजर आ रहा है कि जो जो पावर के जो सेंटर सो कॉल्ड हुआ करते थे वो अब सेंटर जो हैं वो चरमरा रहे हैं। अब ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जो है वो पावर का सेंटर जो है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान उसमें की प्लेयर बन रहा है, रशिया चाइना तो है ही, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है यानी कि हिंदुस्तान, लेकिन हमारी विदेश नीति ऐसी है कि पता ही नहीं है कि क्या है और हम क्या चाहते हैं और किस तरफ खड़ा होना चाहते हैं।
और हिंदू मुसलमान यानी कि मुसलमानों से नफरत में शायद इतने अंधे हैं कि उन्हें लगता है कि इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ खड़ा होना और ईरान को लेकर एक फॉर्मेलिटी कर देना, वो भी साफ तौर पर नजर आता है। तो क्या ये भी एक बड़ा टेक है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, इस पूरी जंग का? और बहुत संक्षेप में इसका जवाब, और इसके अलावा क्या अब ईरान वापस हमला करेगा? जी, मैं पहले इसका छोटा जवाब दे दूं कि हाँ, ईरान ने हमले के लिए फिर कहा है। ईरान ने ये कह दिया है। आपकी आवाज क्या आप दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे? जी, वक्त की भी कमी है और बातचीत होनी चाहिए। अगर लास्ट कमेंट अमरीश जी, आप जो सवाल मैंने पूछा था, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। सूरत वाला साहब शायद आ गए। जी माफ कीजिएगा। जी मैं उनसे कमेंट लूं। जी जी, ईरान ने ये कह दिया है कि जो उसके ऊपर हमला किया गया है, उस हमले का ईरान फौरन जवाब देगा, यानी उसका जरूर जवाब देगा, कड़ा जवाब देगा। और ईरान ने ये कहा है, तो मैंने कहा कि आईआरजीसी ने दोपहर में भी कहा था कि 9 बजे जो उन पर हमला किया गया है, 9 बजे वाले हमले का भी जवाब देंगे, और अभी जो 2 हमले किए गए इनका भी वो जवाब देंगे। लिहाजा वो एक साइड से जो पॉज हुआ था वो भी रोका जा, अब वो भी खत्म हो गया है क्योंकि इसराइल ने हमला कर दिया है और ईरान तो अब जवाब देने की बात कर रहा है। रही बात यह कि ग्लोबल साउथ की तरफ जो आपने इशारा किया है, बिल्कुल हाँ, अभी ताकत का जो बैलेंस है वो इस तरफ झुक रहा है, चाइना, रशिया, और उनके साथ में तीसरा जो अब नाम लिया जा रहा है वो ईरान का नाम लिया जा रहा है। एक पॉइंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया बहुत अच्छा पॉइंट था, और हिस्टोरिकली हम लोगों को उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। नैम का जिस वक्त वजूद हुआ था, नॉन अलायंस मूवमेंट का जब वजूद में उसको लाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, और उसको लीड करने में हमारे मुल्क भारत और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा किरदार था। और जब भी इन नॉन अलायंस मूवमेंट के इनका किरदार ये था कि जब दुनिया में कहीं पर भी कोई गड़बड़ होती थी, आपकी आवाज फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है। जी मेरी आवाज अब आ रही है? नहीं। तो हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लास्ट कमेंट जो है वो सूरत वाला साहब का हो, ताकि हम इसको कार्यक्रम को फिर वाइंड अप कर सकें। क्योंकि जिस तरह की पूरी परिस्थितियां नजर आ रही हैं उसमें बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के जो पावर सेंटर्स हैं वो बदलते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, और ये दिख रहा है कि जहां अमेरिका का जिस तरह से दबदबा हुआ करता था वो दबदबा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ईरान अभी एक विनर के तौर पर उभरा है, और ज्यादा ताकत से उभरा है। दुनिया ने ईरान की ताकत देखी है, और दुनिया ने यह भी देख लिया है कि इजराइल और अमेरिका जैसी पावर्स को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसने फिर से हमला किया है। हालत ये हो गई है कि ट्रंप को धमकाना पड़ रहा है कि आप अपने पायलट्स को वापस बुलाइए। अब ईरान का ये कहना है कि हम इस हमलों का जवाब देंगे, यानी कि चंद घंटे भी ये सीजफायर नहीं टिक पाया है। और इससे भी ये पता चलता है कि अगर किसी की क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा धूमिल हुई है, खराब हुई है, तो इसमें अमेरिका की हुई है और ट्रंप की हुई है, और ये दुनिया देख रही है। उनका चैट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी आपका, और अमरीश जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और सूरत वाला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और अभी के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। शाम को 7 बजे जुड़िएगा राजीव जी के साथ इस पर, और जब तक जो भी डेवलपमेंट्स तब तक होंगे उन सब के साथ और विश्लेषण लेकर राजीव जी आपके सामने न्यूज पॉइंट में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।